अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताबों की दुनिया के एक और एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की एक तस्वुराती दुनिया होती है जिसे फैंटेसी वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसी तस्वुराती दुनिया या फैंटेसी वर्ल्ड को दुनिया के बहुत से ऑथर्स ने ज़ेर कलम किया और बहुत से फैंटेसी नॉवेल्स तहरीर किए गए। फैंटेसी नॉवेल्स लिखने में ब्रिटिश ऑथर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिसानियात के प्रोफेसर जॉन रोनाल्ड रियल टॉलकिन, जो J.R.R. टॉलकिन के कलमी नाम से जाने जाते हैं, अपना एक अलग मकाम रखते हैं। दोस्तों, उन्हें हाई फैंटेसी राइटिंग का बानी भी माना जाता है। उनका पहला फैंटेसी नॉवेल द हॉबिट 1937 में पब्लिश हुआ, लेकिन यह सिलसिला बढ़ता चला गया और द हॉबिट की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए टॉलकिन ने अपने पब्लिशर्स के मशवरे पर द हॉबिट की सीक्वल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर काम शुरू किया। टॉलकिन ने यह फैंटेसी नॉवेल 1937 से लेकर 1949 के दरमियान तहरीर किया। 1937 में जब टॉलकिन की उम्र 45 साल की हो चुकी थी तो उन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर काम शुरू किया, लेकिन यह नावल अगले 12 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका, क्योंकि टॉलकिन फुल टाइम एकेडमिक प्रोफेसर थे पर अपनी बेपनाह मसरूफियत की वजह से वो अपनी पूरी तवज्जो इस किताब पर मरकूज नहीं रख सके। ये किताब उन्होंने अपने बेटे क्रिस्टोफर टॉलकिन की मदद से मुकम्मल की, जिन्हें वो द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ड्राफ्ट चैप्टर लिखकर प्रूफ रीडिंग के लिए भेजा करते थे, जो उस वक्त साउथ अफ्रीका में रॉयल एयरफोर्स में सर्विसेज अंजाम दे रहे थे। टॉलकिन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो हमारी आज की इस वीडियो का मौजू भी है, उसके 3 वॉल्यूम्स तहरीर किए, जिसका शुमार बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में होता है। किताब जुलाई 1954 से लेकर अक्टूबर 1955 के दरमियान 3 जिल्दों में, यानी द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग के नाम से पब्लिश की गई। इस किताब का हर वॉल्यूम 2 बुक्स पर मुश्तमिल है। इस किताब को अब तक 56 मुख्तलिफ ज़बानों में पब्लिश किया जा चुका है और अब तक इस नावल की 150 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का असर मगरबी दुनिया के हर तबके पर हुआ, जिसमें आर्ट वर्क, म्यूज़िक, फिल्म्स, टेलीविज़न, वीडियो गेम्स, बोर्ड गेम्स और लिटरेचर शामिल है। 2003 में BBC के द बिग रीड मैगजीन ने इस नावल को ब्रिटेन का बेस्ट नावल करार दिया। 2004 में ऐसा ही एक सर्वे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को कौम का पसंदीदा नावल करार दिया गया। 1999 में ऑनलाइन शॉपिंग की मशहूर वेबसाइट Amazon.com ने इस फैंटेसी नावल को बुक ऑफ द मिलेनियम करार दिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि टॉलकिन ने यह किताब लिखने के लिए यूरोप की 4000 साल पुरानी वेल्श लैंग्वेज सीखी, जिसे नावल में कसरत से इस्तेमाल किया गया। 1957 में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को इंटरनेशनल फैंटेसी अवार्ड से नवाजा गया। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर बनने वाली 3 फिल्म्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2001, द टू टावर्स 2002 और द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में रिलीज की गई। इस सिलसिले की तीसरी फिल्म को 11 एकेडमी अवार्ड्स मिले, जिसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी शामिल है। इन फिल्म्स को न्यूजीलैंड के फिल्म डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने डायरेक्ट की। इस फिल्म की तमाम तर अक्सबंदी न्यूजीलैंड में की गई। इस फिल्म का टोटल बजट $281 मिलियन था। दोस्तों, इस फैंटेसी नावल पर बनने वाली तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मजमूई तौर पर $2.9 बिलियन कमाए। 1982 से लेकर 2018 तक मुख्तलिफ वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनीज ने इस शाहकार फैंटेसी नावल पर बहुत सी वीडियो गेम्स रिलीज़ की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, वार्नर ब्रॉस इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, हायरा, इंटरप्ले और कोनामी जैसी गेम प्रोडक्शन कंपनीज शामिल हैं। 1999 में पेरिस के एक न्यूज़पेपर ली मोंडे ने 19वीं सदी के 100 शाहकार किताबों की एक लिस्ट तरतीब दी। इस लिस्ट में J.R.R. टॉलकिन के नावल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी शामिल किया गया। दोस्तों, इस फैंटेसी नावल की कहानी हजारों साल पहले डार्क लॉर्ड सौरॉन, जो फर्जी दुनिया के एक इलाके मॉर्डोर का हाकिम होता है, मॉर्डोर के माउंट डूम के आतशी पहाड़ों में एक शैतानी ताकत वाली पावर रिंग बनाता है, जिसका मकसद नावल की फर्जी दुनिया यानी मिडल अर्थ की बाकी तमाम मखलूकात और उनकी पावर रिंग्स पर हुकूमत करना है। इसमें 3 रिंग्स एल्फ्स के पास, 7 रिंग्स ड्वार्फ्स के पास और 9 रिंग्स इंसानों के पास होती हैं।
जब मिडल अर्थ के वासियों को सौरॉन के इस शैतानी इरादे के मुतालिक पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए एक जंगी इत्तेहाद बनाते हैं। एक जंग में सौरॉन की एल्स और इंसानों के एक ऐसे इत्तेहाद के मुकाबले में शिकस्त हो जाती है। ये अलायंस एल्स के बादशाह गिल-गैलेड और इंसानों के बादशाह एलेंडिल के दरमियान होता है। इस सिलसिले की मजीद जंगों में इंसानों के बादशाह एलेंडिल का बेटा आइसिल्डोर डार्क लॉर्ड सौरॉन की उंगलियां काट देता है, जिसकी वजह से सौरॉन अपनी शैतानी रिंग के साथ साथ अपना मादी जिस्म भी खो देता है। आइसिल्डोर पर उस शैतानी रिंग का असर हो जाता है और वो उसे अपनी मलकियत में ले लेता है, लेकिन आगे चलकर ऑर्क्स के एक हमले में आइसिल्डोर मारा जाता है और वो पावर रिंग एंडुइन के दरिया में कहीं खो जाती है। 2000 साल बाद वो पावर रिंग दरिया के एक बासी ड्यूगल को मिलती है। उसके दोस्त स्मीगल की नज़र जब उस शैतानी रिंग पर पड़ती है तो उस पर उस शैतानी रिंग का सहरदारी हो जाता है और वो उस पावर रिंग को हासिल करने के लिए अपने दोस्त ड्यूगल को कत्ल कर देता है और खुद पहाड़ों में छुप जाता है। वो शैतानी ताकत वाली रिंग स्मीगल को बहुत लंबी उम्र देती है और उसे सैकड़ों सालों बाद एक अजीब सी मखलूक में बदल देती है जिसका नाम गोलम होता है। गोलम से वो पावर रिंग कहीं खो जाती है और नॉवेल के मुताबिक वो शायर के एक हॉबिट बिल्बो बैगिंस को मिलती है। इसी दौरान शैतानी लॉर्ड सौरॉन एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है और मॉर्डोर की पुरानी सल्तनत को दोबारा हासिल कर लेता है। जब गोलम खोई हुई पावर रिंग की तलाश में निकलता है तो सौरॉन के हाथों पकड़ा जाता है। सौरॉन को गोलम से एक बात पता चलती है कि वो शैतानी ताकत वाली रिंग शायर में रहने वाले एक हॉबिट के पास है। इस शैतानी रिंग के बगैर सौरॉन का मिडल अर्थ पर हुकूमत करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता और वो अपने ताकतवर गुलामों, जिन्हें नाज़गुल कहा जाता है, उस रिंग की तलाश के लिए भेजता है। दोस्तों, इस किताब के पहले वॉल्यूम द फेलोशिप ऑफ द रिंग की इब्तदा हॉबिट्स के इलाके शायर में होने वाले एक ग्रैंड पार्टी से होती है, जिसमें बिल्बो बैगिंस वो पावर रिंग अपने कज़न फ्रोडो बैगिंस को विरासत में दे देता है। वो दोनों इस शैतानी रिंग से नावाकिफ होते हैं, लेकिन गैंडल्फ द ग्रे जो एक जादूगर है और बिल्बो बैगिंस का पुराना दोस्त भी, उसे शक होता है कि वो पावर रिंग सौरॉन की शैतानी रिंग है। 17 साल बाद जब गैंडल्फ को इस बात का यकीन हो जाता है तो वो फ्रोडो को इस रिंग और सौरॉन की तारीख के बारे में बताता है और उसे मशवरा देता है कि वो उस रिंग को लेकर शायर से बाहर चला जाए, क्योंकि सौरॉन की शैतानी आंख उसे ढूंढ रही है। फ्रोडो अपने सर्वेंट और दोस्त सैम और 2 कज़न्स मैरी और पिपन को साथ लेकर मॉर्डोर के आतिशफशा पहाड़ माउंट डूम की तरफ उस रिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है। डार्क लॉर्ड सौरॉन के जासूस ब्लैक राइडर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक पुराने जंगल में छुप जाते हैं जिसमें एक स्ट्राइडर एरोगॉर्न उनकी मदद करता है। पुराने जंगल में वो एल्फ्स की सल्तनत रेवेंडेल पहुंच जाते हैं। फ्रोडो ब्लैक राइडर्स की जहरीली तलवार के हमले में जख्मी हो जाता है, लेकिन रेवेंडेल के बादशाह एल्रोंड की निगरानी में दोबारा सेहतयाब हो जाता है। एल्रोंड की कौंसल सौरॉन और रिंग की तारीख के मुतालिक बातचीत करते हैं। स्ट्राइडर की पहचान एरागॉन के नाम से होती है, जो आइसिल्डोर का जानशीन होता है। एल्रोंड की कौंसल ये फैसला करती है कि उस शैतानी रिंग को हर सूरत में ज़ाया करना पड़ेगा, लेकिन ये रिंग सिर्फ माउंट डूम की आग में ही ज़ाया हो सकती है, जहां उसे बनाया गया था। फ्रोडो इस काम की जिम्मेदारी लेता है। रेवेंडेल के हाकिम एल्रोंड गैंडल्फ के मशवरे पर फ्रोडो की मदद के लिए उसके साथियों का चुनाव करता है, जिसमें मैरी, पिपिन, एरागॉर्न, गैंडल्फ, गिमली द ड्वार्फ, लेगोलास द एल्फ और गोंडोर की सल्तनत के बादशाह और मुताहिम डेनथॉर का बेटा बोरोमिर भी शामिल होता है। मिस्टी माउंटेन्स के रास्ते मॉर्डोर पहुंचने की नाकाम कोशिश के बाद फ्रोडो और उसके साथी मोरिया की गारों के खतरनाक रास्ते को चुनने पर मजबूर हो जाते हैं। इन गारों में पुरानी दुनिया का एक शैतान बारलॉग उनको घेर लेता है। गैंडल्फ बारलॉग का मुकाबला करते हुए पाताल में गिर जाता है। बाकी तमाम साथी वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एल्फ्स के जंगल लॉथलोरियन में पनाह लेते हैं, जहां उनकी मुलाकात वहां के रूलर्स लेड्रियल और सिलेबोर से होती है। लेड्रियल उन्हें कश्तियों और तोहफों के साथ वहां से रुखसत करती है और वो एंडवन के दरिया के रास्ते एमरहन के इलाके की जानिब रवाना हो जाते हैं। बोरोमिर वो शैतानी रिंग फ्रोडो से लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो उस रिंग को पहनकर गायब हो जाता है। फ्रोडो अकेला ही मॉर्डोर जाने का फैसला करता है, मगर उसका दोस्त और गुलाम सैम फ्रोडो का इरादा जान जाता है और उसके साथ मॉर्डोर की पहाड़ों की जानिब रवाना हो जाता है। सारोमान जो जादूगरों का सरदार होता है,
डार्क लॉर्ड सौरॉन के शैतानी मकसद को हासिल करने के लिए उसके साथ मिल जाता है और ऑर्क्स की फौज बोरोमिर को कत्ल करने के लिए भेजता है। ऑर्क्स के हमले में बोरोमिर मारा जाता है और ऑर्क्स मैरी और पिपन को पकड़ लेते हैं। एरागॉर्न, गिम्ली और लेगोलॉस ऑर्क्स का पीछा करते हैं जो मैरी और पिपन को सारुमान के पास ले गए हैं। रोहन के रास्ते में ऑर्क्स पर रोहन का एक फौजी टोला हमला कर देता है और तमाम ऑर्क्स को कत्ल कर देता है। मैरी और पिपन फैनगाउन के जंगल में भाग निकलते हैं जहां उनकी मुलाकात दरख्तों के जैसे दिखने वाली मखलूक एंट्स के सबसे बूढ़े एंट ट्री बेयर्ड से होती है। एरागॉर्न, गिम्ली और लेगोलॉस मैरी और पिपन को फैनगाउन के जंगल में ढूंढने के लिए निकलते हैं और अचानक उनकी मुलाकात गैंडल्फ से हो जाती है। गैंडल्फ उन्हें बताता है कि उसने मोरिया के शैतान वारलॉक को कत्ल कर दिया था और खुद अंधेरों की दुनिया में चला गया था, मगर उसे मिडल अर्थ में अपना मिशन पूरा करने के लिए दोबारा भेजा गया है। गैंडल्फ अब सफ़ेद लिबास में मलबूस होता है जिसकी वजह से उसका नाम गैंडल्फ द वाइट पड़ जाता है। उसे सारुमान की जगह जादूगरों का सरदार बना दिया जाता है। गैंडल्फ उन्हें ये यकीन दहानी करवाता है कि उसके दोस्त मैरी और पिपन महफूज हैं और वो सब रोहन के दारुल खिलाफा एडोरास पहुंच जाते हैं। वहां का बादशाह सारुमान जादूगर के जासूस ग्रिमा वर्मटंग के जादू के असर में होता है, लेकिन गैंडल्फ उसे उसके जादू से आज़ाद करवा लेता है और थ्यूडन अपना लश्कर लेकर हेल्म डीप के पुराने किले की जानिब चल पड़ता है। गैंडोल्फ सौरॉन से आखिरी जंग के लिए फ्री ब्रेड से मदद मांगता है। इसी दौरान मैरी और पिपन एंट्स को आइसलगार्ड, जो सारुमान जादूगर का मजबूत किला होता है, पर हमला करने के लिए आमादा कर लेते हैं और सारुमान जादूगर को ऑथन्स के टावर में मैसूर होने पर मजबूर कर देते हैं। गैंडल्फ ट्री बेयर्ड को एंट्स की फौज रोहन के बादशाह थ्यूडन की मदद के लिए भेजने पर राजी कर लेता है और खुद रोहन की फौज का लश्कर लेकर हेल्म्स डीप के किले पहुंच जाता है और वो ऑर्क्स को शिकस्त दे देते हैं। गैंडल्फ सारुमान को बुराई का साथ छोड़ने का मौका देता है, लेकिन सारुमान गैंडल्फ की बात सुनने से इनकार कर देता है। गैंडल्फ सारुमान से सारी ताकत वापस लेकर उसे जादूगर के ओहदे से हटा देता है। वहां से गैंडल्फ जादूगर सौरॉन की फौज के खिलाफ लश्करकशी के लिए गोंडोर के बादशाह से मदद मांगने गोंडोर के दारुल खुलाफा मिनास तिरिथ पहुंच जाता है और इस सफ़र में मैरी और पिपन भी उसके साथ होते हैं। दूसरी जानिब फ्रोडो मॉर्डोर के माउंट डूम की जानिब महवे सफ़र होते हैं और गोलम को पकड़ लेते हैं जो मोरिया की गारों से उनका पीछा कर रहा होता है। वो गोलम पर जोर देते हैं कि वो मॉर्डोर तक पहुंचने के लिए उनकी रहनुमाई करे। आखिरकार वो मॉर्डोर के ब्लैक गेट तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि वहां से मॉर्डोर में दाखिल होना निहायत मुश्किल है क्योंकि वहां पर बहुत सख्त पहरेदारी है। माउंट डूम पहुंचने के लिए वो गोलम के बताए हुए एक खुफिया रास्ते पर निकल पड़ते हैं। गोलम फ्रोडो को धोखा देता है और इसे सिरित अंगोल की अंधेरी सुरंगों में एक देव कामत स्पाइडर शीलॉफ के गार में ले जाता है। शीलॉफ फ्रोडो को डस लेता है जिसकी वजह से फ्रोडो बेहोश हो जाता है। ग्लैड्रियल के दिए गए एक तोहफे से सैम स्पाइडर से लड़ता है और फ्रोडो को मुर्दा समझकर सैम खुद अकेला ही रिंग को लेकर दोबारा सफ़र पर चल पड़ता है। ऑर्क्स फ्रोडो को ढूंढ लेते हैं और सैम को ये बात मालूम होती है कि फ्रोडो अब तक जिंदा है। सौरॉन गोंडोर में जमा बाकी तमाम फौजों के मुकाबले में एक बहुत बड़ी फौज भेजता है। गैंडल्फ सौरॉन के इस हमले के बारे में गोंडोर और रोहन के रूलर्स को खबरदार करता है। गोंडोर और रोहन की अफवाज सौरॉन की आर्मी को पेलेनोर फील्ड्स की जंग में शिकस्त दे देते हैं, लेकिन रोहन का हाकिम थ्यूडन इस जंग में मारा जाता है। इस दौरान सैम फ्रोडो को ऑर्क्स के सिरित अंगोल के टावर से बचाने में कामयाब हो जाता है और वो माउंट डूम के सफ़र पर दोबारा चल पड़ते हैं, लेकिन अब सौरॉन की शैतानी आंख से उनका बचना नामुमकिन लगता है क्योंकि अब वो सौरॉन की शैतानी सल्तनत मॉर्डोर में होते हैं। एरागॉर्न, गोंडोर और रोहन से फौजें लेकर सौरॉन की तवज्जो रिंग से हटाने के लिए ब्लैक गेट पर पहुंच जाता है। एरागॉर्न की फौज सौरॉन के अजीम लश्कर के मुकाबले में बहुत कम होती है। फ्रोडो और सैम मॉर्डोर के आतिफिशां के किनारे पहुंच जाते हैं, लेकिन अब फ्रोडो अपने आप को उस शैतानी रिंग के असर से मजीद नहीं बचा सकता और आखिरकार फ्रोडो पर उस शैतानी रिंग का असर हो जाता है और वो उस रिंग को पहन लेता है। गोलम उनका पीछा करते करते माउंट डूम पहुंच जाता है और जैसे ही फ्रोडो के पास वो जादुई अंगूठी देखता है जो सैकड़ों साल उसकी मलकियत में रही थी, तो वो फ्रोडो से उस शैतानी रिंग को छीनने के लिए फ्रोडो की उंगलियां काट लेता है। अपनी खोई हुई रिंग को दोबारा पाकर वो झूमने लगता है, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता और रिंग के साथ ही माउंट डूम के आतिशफिशां में गर्क हो जाता है।
शैतानी रिंग के बर्बाद होते ही सौरन अपनी तमाम तर ताकत खो देता है और उसकी सारी आर्मी ज़मीं बोस हो जाती है और आखिरकार सच्चाई और हक की जीत होती है और अरागोर्न का लश्कर फातेह करार पाता है। अरागोर्न को अर्नोर और गोंडोर का हाकिम बना दिया जाता है और उसकी शादी एल्स के बादशाह एलरोड की बेटी अरविन से हो जाती है। चारों हॉबिट्स अपने इलाके शहर को वापस चले जाते हैं। सारोमन जादूगर फ्रोडो का पीछा करते करते शहर पहुंच जाता है, लेकिन आखिरकार वो भी मारा जाता है। दोस्तों, ये फैंटेसी नावल अपने पढ़ने वालों पर सहरतारी कर देता है। ये नावल अपने ऑथर J.R.R. टॉल्किन के विजन, क्रिएटिविटी और इल्म का मुंह बोलता सबूत है और फैंटेसी नॉवेल्स को पसंद करने वालों के लिए एक तोहफे से कम नहीं। दोस्तों, ये किताब अपने पढ़ने वालों को एक सबक ज़रूर देती है।